नमस्कार मित्रों, संकल्प द रिजोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पुनः आधुनिक भारत के इतिहास के दूसरे वीडियो को लाया हूं, जिसमें यूरोपीय का इतिहास का व्यापक वर्णन करेंगे। कल के जो वीडियो है, जिसका क्रमांक संख्या 1 है, आज वाले में 2 है। कल जो है पिछले अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग जाकर देखेंगे तो उसमें जो है वो PYQ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो घटना चक्र के पुनर्वलोकन में उसका संग्रहण है। उसके लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के जो वीडियो है, इसमें MCQ, जो मार्केट के इंपॉर्टेंट MCQ है, क्यूज है, जैसे लुसेंट में है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव में है, या अन्य इसी तरीके के कई कोचिंग संस्थान, या कुछ मुझे खुद भी लगा कि ये बनाया जा सकता क्वेश्चन के रूप में, तो उसको भी हम लोगों ने समाहित करने का प्रयास किया है, जो आज के वीडियो में वो रहेगा। ठीक है, आज का वीडियो में हम लोग यूरोपियों का इतिहास करेंगे। यूरोपियों का भारत में आगमन का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो कल भी हम लोगों ने ब्रीफ में इसकी चर्चा की थी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी या कौन सी पृष्ठभूमि तैयार हो गया था जिसके कारण यूरोपियों का भारत में आगमन होता है। ठीक है, तो उसका आधार तैयार किया था, कल के वीडियो में भी है, लेकिन आज के वीडियो में पुनः से कर दे रहा हूं ताकि आप लोग रिकॉल कर सके आसानी से, और हम उस पर आगे बढ़ेंगे प्रश्न की ओर फिर। ठीक है, तो ये पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण और प्रबोधन के काल के कारण आधुनिकवाद, तर्कवाद का विस्तार होता है, नव चेतना का विकास होता है, तार्किकता लेता। पहले आस्था के आधार के स्थान कौन ले लिया? तर्क ले लिया, जिसके कारण आर्थिक 16वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापक आर्थिक विकास होता है। ठीक, आर्थिक विकास ने जहां एक और बाजार की आवश्यकता को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर कच्चे माल के लिए भी नए क्षेत्र की आवश्यकता को बल दिया। इसके अतिरिक्त जो है ईसाई धर्मों का प्रचार प्रसार, कई जो शासक थे उन्हें भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित करने का काम किए, जैसे स्पेन के राजा, फ्रांस के राजा, इटली में रेनेसां या पुनर्जागरण आया तो वहां के लोग शासक। तो इस तरह से वहां जब चीजें बदली, वहां जो लोगों ने प्रयास किया, इसका ही प्रतिफल था कि यूरोपीय लोगों का विश्व के विभिन्न देशों में भ्रमण होता है, या वहां जाना होता है, अन्वेषण होता है। इसी संदर्भ में भारत भी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, कल के वीडियो मैंने उसका विशेष चर्चा किया हूं, तो आज बड़ा शॉर्ट में, ताकि आप लोग वहां से जुड़ जाएं। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पे। इसमें ज्यादातर MCQ रखा गया है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट MCQ है। प्रथम वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि उससे इसे सोल्व करना आसान हो जाएगा, और उसमें घटना चक्र के पुनरावलोकन जिस तरीके से संकलन है, उसी तरीके से संकलन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास किया था प्रथम वीडियो में। ठीक, अब आते हैं, पहला क्वेश्चन ही आता है जिसमें दो खंड है, इसको मिलाना है, खंड 1 को खंड 2 से। खंड 1 में है यूरोपीय व्यापारी कंपनी, दूसरा में मुख्यालय। तो हम लोगों ने क्या देखा था कल के प्रश्न में, कि यूरोपीय कंपनियों का जो मुख्यालय है, प्रथम मुख्यालय पर ज्यादा फोकस था। आज देखते हैं, इससे मिलान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज एमसीक्यूज का मेन महत्वपूर्ण होता है कि इसमें खंड मिलान करने के भी प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस से भी कई बार एलिमिनेट करना आसान हो जाता है, सोल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, अब आप लोग भी देखेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पेन का, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हम लोग कहाँ से जान रहे हैं? यहाँ पे अभी रुक जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है कि यहाँ बोल दे कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम बार स्थापित हुआ था कोचीन में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहला फैक्ट्री स्थापित किया था या कोठी स्थापित किया था, वो ये क्या था। एक चीज पहले यहाँ से सोल्व कर लेते हैं कि कंपनी मतलब क्या होता है। कई लोग को कंफ्यूजन होता होगा। कंपनी में 3 चीज था। एक तो था गोदाम, दूसरा था दफ्तर, तीसरा था कर्मचारियों का निवास, कर्मचारियों का निवास स्थान। इसी को कंपनी कहते थे। कंपनी के अंतर्गत क्या था? गोदाम था, दफ्तर था, और कर्मचारियों का निवास स्थान था। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है।
अब देखते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पता है कि अल्बुकर्क जीता है गोवा में, गोवा को 1510 ईस्वी में। और 1530 ईस्वी में क्या है, गोवा को राजधानी बना लेता है कौन? नीनुदी कुन्हा। 1510 में जब अल्बुकर्क जीतता है ईस्ट इंडिया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा को, तो उसी को 1930 में जो कोच्चि पहले था, सॉरी 1530 में जो कोच्चि पहले था राजधानी, उसके जगह गोवा कौन ला दिया? नीनुडी कुन्हा। नीनुडी कुन्हा कौन था? गवर्नर जनरल था वहां का, महत्वपूर्ण, जो हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एक का एक किस में है? चलिए दो में है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी बंगाल से, कलकत्ता, बहुत सही। ठीक है, दो का दो। अब क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, नागपट्टनम, नागपट्टनम जो है, यहाँ से पूर्वी एशिया के व्यापार करता था। क्योंकि हम लोग को पता है मलक्का और मनीला के जो पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करता था। कौन करता था? ठीक है, इसका आंसर एक दो से यहाँ हो जाए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नागपट्टनम। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। ये कल चर्चा हो चुका है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लेंगे, लेकिन फिर से बोल देता हूं मैं। लेकिन कमेंट आप लोग जरूर कर देंगे इस क्वेश्चन का हल, क्योंकि ये कई बार चर्चा हो चुका, तब मैं आप लोग पर छोड़ देता हूं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, बहुत सही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। स्थापना वर्ष है, कल मैंने बताया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। बिल्कुल सही, एक दो तीन चार। भारत में किन किन यूरोपीय कंपनी, व्यापारी कंपनियों का मुख्यालय रहा है? ऐसे क्वेश्चन में तो पता ही है, पुर्तगाली का 1503 में आता है, सॉरी 1503 में। ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, सबका रहा है, उपयुक्त सभी का। ब्रिटिश का 1613 में, डच का 1605 में, डेनिश का 1620 में, फ्रेंच का 1668 में, स्वीडिश का 1731 में। तो इस तरीके से देख भी सकते हैं, लेकिन इसका ऑलमोस्ट इस तरह का क्वेश्चन का सभी आंसर होता है, कल भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? अभी हम लोग को पहला क्वेश्चन जब चर्चा कर रहे थे, उसमें भी इस बात का रखा कि 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कौन कर लिया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो इसका आंसर क्या है? बी, 1510 ईस्वी में। यहीं पे लिख देता हूँ 1510। हालांकि ये कई बार चर्चा हो चुका है। अल्बुकर्क का जो शासन काल था, वो 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक था। अल्बुकर्क को ही माना जा फ्रांसी अल्फांसो दी अल्बुकर्क को ही माना जाता है कि भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में उभर गया था। इसके समय तक विस्तार व्यापक हो गया था, भारत के बाहर भी क्षेत्रों पर विस्तार हो गया था। पुर्तगाली जो मध्य एशिया, पूर्वी एशिया में भी व्यापार कर रहे थे इसके समय में अपना मलक्का, मनीला, इन सब क्षेत्रों तक इनका प्रसार हो गया था। इसके कुछ खासियत था कि अल्बुकर्क पहली बार क्या था कि जनसंख्या और क्षेत्र विस्तार के लिए हिंदू महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। किसको? पुर्तगालियों को। तो ये बात भी कई बार पूछ सकता है कि कौन से, तो द्वितीय है। द्वितीय ये जो गवर्नर है पुर्तगाली गवर्नर, ये महत्वपूर्ण है। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मुख्यतः किया था, अभी इस चर्चा चला था इसमें, इसलिए बोले तो ये एमसीक्यू है, और इसमें अधिकांश प्रश्न का हम लोग ने पहले कहीं ना कहीं चर्चा कर चुका है, लेकिन कुछ इसके बावजूद भी नए प्रश्न है, उसको देखना हम सबको आसान रहेगा। तो गोवा में कब था पुर्तगाली? पुर्तगालियों की एक खासियत है कि पुर्तगाली भारत में आया है सबसे पहले 1503 में। 1498 में वास्को डी गामा आता है। लेकिन यदि
उस तरीके से देखते हैं तो पहला 1498 में, कल के पहला प्रश्न था, 1498 में वास्को डी गामा भारत में आता है, लेकिन सबसे बाद में 1961 में ही भारत से जाता भी है। कौन है वो? पुर्तगाली। क्वेश्चन है, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मुख्यतः किया था कौन? पुर्तगाली। ब्रिटिशों ने भारत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? कल हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का भी, इसमें जहांगीर। क्योंकि पहला फैक्ट्री कब स्थापित होता है? 1613 ईस्वी में। कहाँ? सूरत में। इधर लिखते हैं 1613 में। कहाँ होता है? सूरत में। 1613 के समय किसका शासनकाल है? जहांगीर। कल ही कहे थे। कब से कब है? 1605 से 1627 तक जहांगीर के शासनकाल है। तो जहांगीर सूरत में स्थापना होता है, तो जहांगीर इसका आंसर है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? इसका भी चर्चा हमने जस्ट अभी किया है। आप लोग बताएंगे? कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कारण क्या है? वास्तविक संस्थापक क्यों है भाई? पहला कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो यहाँ पे कार्यकाल याद कर लेते हैं, ठीक है? कम से कम 1500, कब से काल कर है? 5 से 9। दूसरा 1509 से 1515। तीसरा को है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल रहा है 1529 से 38 तक। नीनो डी कुन्हा जो था, ये कोची से राजधानी बदल के, कोचीन से राजधानी बदल के कहा कर दिया गया था? गोवा में, 1530 ईस्वी में। उस समय कौन था? नीनो डी कुन्हा। ठीक है। प्रथम ये है, द्वितीय है। द्वितीय जो है सबसे ज्यादा काम हुआ, चूंकि इसके समय नौसेना शक्ति मजबूत रहा है, पहला कारण। दूसरा है कि भारत में तो अपना साम्राज्य विस्तार किया ही, ये अपना विस्तार जो है नौसैनिक शक्ति के दम पे पूर्वी एशिया में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान कर लिया। नागीपट्टनम जो व्यापारिक केंद्र था मछलीपट्टनम के अलावा, वहां से इन्होंने काफी ज्यादा प्रयोग करता था, किस क्षेत्र में? अपना व्यापार मलक्का, मदीना, ये सब क्षेत्रों में करने के लिए। ठीक है। फिर अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है इतना दूरदर्शिता दिखाया कि यहाँ अपने विस्तार के लिए, क्षेत्र विस्तार के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, हिंदू महिलाओं से विवाह करने के लिए, भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन दिया कि विवाह करिए। ठीक है। चलिए, अब अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना? अभी हम लोगों ने कहा रहा था कि अल्बुकर्क गो छीन लिया था। क्या छीना था 1510 ईस्वी में? किससे? कहाँ के शासक थे? बीजापुर के शासक थे। बीजापुर के उस शासक का नाम क्या था? तो यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को चुना? तो यूसुफ आदिल शाह शासक थे। कब? 1510 ईस्वी में। यही 1530 ईस्वी में नीनो दी कुन्हा ने यहाँ पुर्तगालियों के राजधानी गोवा बना दिया था। ठीक है। अब इसे भी बताना पड़ेगा कि इसे आप लोग खुद सोल्व कर लेंगे, इस पर कुछ रह नहीं गया, आप लोग देख लीजिएगा। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की? जहांगीर के समय आता कौन है? तो हॉकिंस और सर थॉमस रो दोनों आता है, लेकिन हॉकिंस आता है 1608 में। किसके दूत बन करके? जेम्स प्रथम के दूत बन के। सब चर्चा कल भी हमने किया है। जेम्स प्रथम के दूत बन के आया है। और ये गया कहाँ? आगरा मिलने जहांगीर से। वहां जहांगीर ये तुर्की और फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। देखिए, यूरोपियों का जो नेचर है वो बहुत दूरदर्शिता रहता है। उसे जब पता था कि हम किसी देश में व्यापार करेंगे तो वहाँ की भाषा की कितनी आवश्यकता है, इसके लिए उसने और वहाँ सीखा और इसे जानता था, इसलिए जेम्स वर्थम इसको हॉकिंस को भेजा भी, है ना? तो हॉकिंस जो है को खान की उपाधि दिया था, 400 का मनसब। तो उससे खुश होकर के जहांगीर क्या दिया था? कहा कि अरे कहीं दूसरे देश के गोरे लोग आए हैं, उन्हें भी हमारी भाषा संस्कृति के बारे में इतना जानकारी है। तो और उनके व्यवहार से काफी खुश हो गया था जहांगीर। अब भारतीय शासक का तो अलग ही रौला है। तो खुश होकर के क्या दिया? दिया था 400 का मनसब। पहले तो खान की उपाधि,
यहाँ लिखते हैं। खान की खान की उपाधि। दूसरा मनसब। 400 का मनसब। तीसरा जागीर भी प्रदान किया था प्रसन्न होकर के शाहजहां। और चौथा जो था, आगरा में बसने की अनुमति भी दे दिया था। ठीक है, तो खुश प्रसन्न होकर के क्या दिया, खान की उपाधि दिया, 400 का मनसब जागीर। तो इस तरह से क्वेश्चन जब खान की उपाधि पूछा, तो इसमें से कोई रख के भी आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम सब इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। दीवानी मतलब क्या होता है? फौजदारी मतलब? दीवानी मतलब आर्थिक आधार दिया था, ऐसा राजनीतिक आधार दिया था। राजनीतिक अधिकार न दे करके आर्थिक अधिकार दिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से कौन शासक था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है, इसने दिया था। अब शाह आलम द्वितीय के बारे में जानना है, तो हम लोग जानते हैं कि 1764 की ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध होता है वो कब होता है? 1764 में। उसकी समाप्ति इलाहाबाद की संधि से होता है। तो इलाहाबाद की संधि में ही जो है, जो इलाहाबाद की संधि कब होता है? 12 अगस्त 1765 को। थोड़ा सा कहानी जान लेते हैं। इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की जब संधि होता है बक्सर युद्ध के समाप्ति के समय, तो इसमें जो है कौन कौन हुआ था बक्सर युद्ध? बक्सर युद्ध का थोड़ा चर्चा कर ले तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बक्सर का युद्ध कौन कौन था? एक तरफ तो अंग्रेज थे, वर्सेस कौन था? मीर कासिम। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछने का रहा है, कौन कौन रहा है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला। दौला। और एक कौन है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकेंड। शाह आलम द्वितीय। तो एक तरफ, एक छोर पे अंग्रेज है, दूसरे छोर पे कौन है? बंगाल के नवाब है, ये भी मीर कासिम। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल बादशाह। और हम सबको पता है कि क्या हश्र हुआ है बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध की समाप्ति कब हुआ? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। जो कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, हम लोगों ने इसकी चर्चा कर चुके हैं, आप लोग देखे छूट ना जाए। 12 अगस्त इलाहाबाद की संधि होता है। इसमें क्या देखते हैं, इसमें मुगल सम्राट शाह, इसमें इलाहाबाद की संधि दो होता है। एक संधि जो होता है, वो प्रथम जो संधि है इलाहाबाद के, वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। और दूसरा संधि जो होता है इलाहाबाद के, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होता है। तो अभी हम चीफ शाह आलम द्वितीय को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि इलाहाबाद की संधि जो होती है, इसमें मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया जाता है। और इसके बदले उसने क्या किया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हो गया था। अंग्रेजों को इस संधि के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को
बंगाल, 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 बिहार व उड़ीसा। उड़ीसा का देख रहे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुआ था इलाहाबाद के प्रथम संधि के द्वारा, जो बक्सर के युद्ध में हुआ था। और उस प्रथम संधि किसके साथ हुआ था? अंग्रेज। अंग्रेज का कौन शासक था? लॉर्ड क्लाइव और मुगल बादशाह सालम द्वितीय। इन दोनों के मध्य ही हुआ था। ठीक है ना? तो सालम द्वितीय का हमें ध्यान में आ गया। अब इसे मिलान करना, ये पुर्तगाली शब्द है। इसे हम लोग देखते हैं, स्टाडो द इंडिया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है? स्टाडो द इंडिया से ही है, तो पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है। कार्टेज व्यवस्था, हम लोग कल बताए थे, परमिट था, व्यापार करने का, आर पार होने का परमिट व्यवस्था था। तो ये कार्टेज व्यवस्था को ही, इधर रहेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। कार्टेज व्यवस्था आज्ञा पत्र था, बिल्कुल सही। इंक्विजिशन जो है, न्यायाधिकरण है, जुडिशियल सिस्टम के बारे में वहाँ चर्चा है। पोर्टो ग्रांडे जो है, पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा है। पोर्टो ग्रांडे जो है बंदरगाह था, चिटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली लोग क्या कहते थे? पोर्टो ग्रांडे। तो इसमें एक दो तीन चार का ऑप्शन है, एक दो तीन चार, ए ही ऑप्शन इसका सही है। राइट आंसर ए है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में लड़े गए युद्ध को निम्नलिखित में कालानुक्रम माने क्रमिकता से सजाएं। तो हमें देखना है, पांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में। अंबर का युद्ध कब हुआ है? 1749 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में। तो इस आधार पर हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो इसका आंसर जो है, एक मिनट देख लेता हूं, अंबर का युद्ध एक नंबर पे, दो नंबर में प्लासी, तीन नंबर पे बांडी बच्चा, हाँ, बी आंसर इसका राइट आंसर है। कौन सा आंसर इसका एग्जैक्ट है? राइट। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें हम लोग का शुरू से ही प्रवृत्ति रहा ही है, इस एपिसोड का इसी तरीके से नेचर है कि थोड़ा विश्लेषणात्मक वर्णन करें, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो। ऐसे तो सिर्फ कर करके निकल जाए, लेकिन मेरा प्रयास ये होता है कि गागर में सागर भरने का प्रयास है, ताकि आप मुझे देखें तो एक तो पढ़ने का एनसीईआरटी नजरिया बदले। क्योंकि अभी आप लोग देखा ही एईडीओ में बिहार ने कैसे अंदर घुस घुस के प्रश्न को पूछा है। हालांकि सभी क्वेश्चन वैसा नहीं है, लेकिन यदि उस तरीके का अपना नजरिया नहीं होगा तो रिजल्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब इसके लिए भी काम करेंगे। ठीक है ना? तो अब देखते हैं बारी बारी से, अंबर का युद्ध कब होता है? पेज ले लेते हैं। ठीक है, पहला था अंबर का युद्ध, होता कब है? 1749 में। ये अंबर का युद्ध जो है, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, किस लिए के कारण क्या है? उत्तराधिकार की लड़ाई है, हैदराबाद के लेकर के, है ना? द्वितीय कर्नाटक युद्ध से जुड़ा है। और ये उत्तराधिकार की लड़ाई किसके किसके बीच होता है? चंदा साहब और अनबरुद्दीन। चंदा साहब प्लस साहब वर्सेस अनबरुद्दीन। फ्रांस की सहायता से चंदा साहब ने अनबरुद्दीन को हराता है, ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, बहुत व्यापक से हम और भी पढ़ाएंगे। अभी चर्चा उतना करते हैं जिससे अपना नजरिया खुले। ठीक है, दूसरा युद्ध हम लोगों ने क्या था?
ये संघर्ष के कारण था नवाबी पद। नवाबी पद को लेकर के संघर्ष हुआ था। हैदराबाद और कर्नाटक के बीच, यानी कर्नाटक के नवाबी पद के लिए संघर्ष था। हुआ किसके किसके बीच था? चंदा साहब अनवरुद्दीन के। चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को हरा दिया था, इतना सफिशियंट है। दूसरा जो था बांडीवाश की लड़ाई, ऊपर नीचे हो सकता है, बांडीवाश का युद्ध। सेकेंड जो देखते हैं, वांडी वाश का युद्ध, ये कब है? 1760 की हम लोग चर्चा ईयर तो पहले ही कर लिए थे। अब ये जानना है कि इस तरह से हम कितना युद्ध का नाम याद रखेंगे, कितना ईस्वी सन याद रखेंगे। एक तो इतिहास में ये भी है, लेकिन इतिहास बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास है। वो सारे युद्ध पूछे गए हैं जो व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया, है ना, या उसका व्यापक प्रभाव पड़ा क्षेत्र में। वैसे प्रश्नों को ज्यादा पूछने का ट्रेंड रहता है। कई बार कुछ अलग भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है कभी भी, किसी भी सूरत में। ऐसे प्रश्न गलत ना हो, अपने पढ़ने के समय खोजी नजरिया जो है बरकरार रहे, इस बात का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रांसीसी सेना, 1760 ईस्वी में। माना जाता है कि अंग्रेज जीता था, फ्रांसीसी हार गया था। ठीक है, कौन जीता था? अंग्रेज जीता था और फ्रांसीसी हार गया था। माना जाता है कि ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? ये इसका लाली कर रहा था, काउंट लाली नाम था इनका। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकुट। और इस युद्ध के बाद माना जाता है कि फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हुई और लगभग भारत से अपनी स्थिति की पतोन्मुखी स्थिति की ओर अग्रसर हो गया था बांडीवास के युद्ध के बाद। तीसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो प्लासी का युद्ध था, 1757 का। 1757 में जानते ही हैं, इसको कई बार युद्ध नहीं भी मानने का प्रवृत्ति रहा है। तो 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध। अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, प्लासी का युद्ध और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका हम लोग बंगाल पे विजय पर विशेष चर्चा करेंगे, जो आगे स्पेशल में भी आना है। अभी हम लोग ध्यान रख लेंगे इतना। ठीक है, बक्सर का युद्ध का हम लोग पूर्व में चर्चा कर ही चुका है, तो बक्सर का युद्ध को सम्मिलित करके पढ़ने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, भारत में यूरोपीय शक्तियों, अगला क्वेश्चन है। हमें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि अधिक सारे क्वेश्चन का जो बन सकता है उन सब का कहीं ना कहीं समावेश अपनी व्याख्या में कर देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें हमारी काफी टीमें लगी हैं, लगातार आप लोग के सफलता के लिए प्रयासरत है। ठीक है, हमारी कोचिंग का नाम है संकल्प द रिजोल्यूशन, आप चैनल पे देख सकते हैं। अभी चीजें फ्री में है सब, आप लोग जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों के बीच, अपने मित्रों के बीच शेयर करिए, ताकि 72वीं में ज्यादा संख्या में अपने ग्रुप से सफलता ले, प्री पास करें, ताकि मेंस में भी आप सबको सहयोग मिले। ठीक है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ तो एक नहीं वाला एक चोचला है कि हम लोग इस चीज को नहीं नहीं प्रेशर में, वहां नहीं वाला हाई में हो जाता, हाई वाला नहीं में हो जाता है, अपने मन से एग्जाम में रीड कर लेता है। तो ये भी पद्धति यहाँ पे ध्यान रखना था। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। कब किया था? 1500
10। कई बार चर्चा होगा। बाकी सही है, ये 1611 में है, मुसुलिपट्टनम में। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1630 में, हाँ, बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में। 1633 में। ऐसा माना जाता है कि 1630 ईस्वी के बाद पूर्वी भारत में अंग्रेज जो है तेजी से विस्तार अपना करना शुरू कर दिया था। उसी की एक परिणति था बालासोर में अपना स्थापना करना। मद्रास पर कब्जा कर लिया था डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 42 में डुप्ले बनता है। 1742 में डुप्ले पहली बार फ्रांसीसी गवर्नर भारत में बन के आता है। और इसके बाद इसका जो नीति था, पहले व्यापारिक कंपनी के रूप में मूलता था, अब इसका विचार जो है मलता है और साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता है। और उसी में है मद्रास पर ये डुप्ले कब्जा कर लेता है 1746 में। गवर्नर जनरल कब बनता है, गवर्नर बन के कब आता है, गवर्नर जनरल नहीं, सॉरी, गवर्नर बन के कब आता है, तो 1742 में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना। ऐसे माना जाता है कि पहली मुद्रण मशीन पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में, कहाँ, गोवा में। और प्रथम पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था उसका क्या नाम था? प्रथम पुस्तक था, आयुर्वेद से संबंधित था, जड़ी बूटी से संबंधित था, आयुर्वेद जड़ी बूटी की पुस्तक थी। जड़ी बूटी, आयुर्वेद से। थोड़ा राइटिंग सुधारने का मुझे जरूरत है, राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आयुर्वेद से संबंधित किया गया था। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1563 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1500, सर इतना डेट भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है। 1556 में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना, गोवा में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम पुस्तक का प्रकाशन, 1563 में आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत से भारतीय वस्तुओं का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय। ये देखिए, ज्यादातर लोग कंफ्यूज कर जाएंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी में, लेकिन इसका आंसर जो है फ्रांसीसी देता है। तो फ्रांसीसी हम लोग इसको याद कर लेंगे कि भारत से भारतीय वस्तु निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय, यानी प्रारंभ किया था, जिसमें विजय हुआ था। बाद में चल के अंग्रेजों के साथ भी काफी सूती व्यापार निर्यात हुआ है, लेकिन श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? डच को डच को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल होता है कौन? अंग्रेज। कब होता है? बेदरा की युद्ध एक होता है, बेदरा, जैसे बांडीवास था, बांडीवास से फ्रांसीसियों का अपना अस्तित्व कमजोर होता है, उसी तरीके से बेदरा की युद्ध से। कब होता है? 1759 में। तो बेदरा की युद्ध जब होता है 1759 में, इसके बाद फ्रांसीसी, ये डचों की स्थिति कमजोर होती है, इससे अलग थलग कर दिया जाता है भारतीय व्यापार से। और ये डच जो है अपना जो व्यापार है वो दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया पर विशेष बल देता है। ठीक है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया? अभी हम लोग ने पढ़ा बेदरा का युद्ध 1705 59 में। वही क्वेश्चन है, बदल दिया भाव। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ बनाया था? डच कहाँ बनाया था बताइए? कल भी हम लोग चर्चा किए हैं, मसूलीपट्टनम। ये सब कमेंट में आप लोग करते रहिए, इससे हमें ये भी ध्यान में रहेगा कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को कितने गहनता से देखे हैं और उस पर कितना नोट्स बना है, कितना रिवीजन हुआ है। ये सब यदि आप करेंगे और आप यदि सफल होते हैं तो इसमें हम सबकी बहुत खुशी मिलेगी। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो उस जहाज का नाम था क्या? हेक्टर। कैप्टन विलियम्स कब आया था? 1608 में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कहाँ पहुंचा? आगरा। ये सब क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, लेकिन भारत आने वाले पूछे यदि पहला जहाज,
तो ड्रैगन है, रेड ड्रैगन इसका नाम है। भारत आने वाला प्रथम जहाज। और कैप्टन हॉकिंस किससे आता है? तो ये आता है हेक्टर। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। कंफ्यूजन के सारे बिंदु को हम लोग सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। कारण भी है, कारण क्या, वन थर्ड जो है निगेटिव मार्किंग है। वन थर्ड निगेटिव मार्किंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है यदि आपका 0.33 से रिजल्ट रुकता है। और ये संभावना है, आप जाके अपने मित्रों से पता करिए, तो पता चल जाएगा कितने बच्चों को, कितने विद्यार्थियों का जो है रिजल्ट 0.33 से रुक गया है। तो गलत ना हो, ये भी परीक्षा में एक विजेता है का स्वरूप है। इंटरलोपर्स क्या है? ये समुद्री लुटेरे होते हैं। कौन करता था? पुर्तगाली। जो लोग कार्टेज नहीं लेता था, ब्लू वाटर पॉलिसी जो था, कार्टेज नहीं लेता था, उसके जहाज को लूट लिया था, जहाजी बेड़ा को लूट लिया जाता था। लुटेरा का काम करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली। ये सब क्वेश्चन का हम लोग कल डिस्कस किए हैं। अब इसमें देखते हैं कि 1632 ईस्वी में, क्वेश्चन नंबर 22 है। थोड़ा कलर कभी कभी चेंज कर लें तो थोड़ा अपना आप में भी मजा आता है। चलिए, ये कलर भी एक दो क्वेश्चन में देखते हैं कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 वार्षिक कर के रूप में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाह को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो सबसे पहले तो गोलकुंडा के शासक जान लीजिए। कब की बात कर रहा है? 1632 की चर्चा कर रहा है ना। और क्या किया था? इस राज्य के जितने बंदरगाह हैं उसके जो है व्यापार करने का अनुमति दिया था अंग्रेजों के। इसी को सुनहरा फरमान कहा गया है। मतलब ऐसा फरमान जिससे वहां के व्यवस्था में या वहां का परिणाम व्यापक स्तर पे हुआ है, या उस राज्य के लिए, या उस क्षेत्र के लिए, या उस संस्था के लिए इसका बेहतर परिणाम उसको मिला, ताकि उसका विस्तार मैक्सिमम हो सका है। ठीक है। तो वो था अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या नाम था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब यहाँ देखिए, आप लोग को एक चीज कंफ्यूजन आया कि कुल्लू कुतुब शाह। ये परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे, है ना, कि कुल्ली कुतुब शाह है या अब्दुल्ला कुतुब शाह है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जानिए कि ये पहले तो शासक कहाँ का है दोनों। देखिए, आंसर ये हमने ध्यान रखना कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। लेकिन थोड़ा सा व्याख्या करने का अपना प्रवृत्ति रहा है, अपना जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग वर्णनात्मक सॉल्यूशन दे रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आंसर देते जा रहे हैं। आंसर तो है ही उसमें इंक्लूड, लेकिन उसका, ताकि आपकी एक नजर सोच बदले, पीवाईक्यू के प्रति नजरिया बदले, किताब पढ़े तो उसमें एक नए नए चीजों को खोजने के जिज्ञासा उत्पन्न हो, है ना। अन्य क्वेश्चनों से कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ देखने से थोड़ी नहीं याद होता है। जो कंफ्यूजन के बिंदु है उसको सोल्व कर ले। ये सब भी अपना प्रयास रहा है, ताकि इसमें किसी ढंग के दिक्कत नहीं हो। और जानते ही हैं कि बीजापुर के शासक से ही गोलकुंडा के जो बीजापुर के शासक था, गोलकुंडा के शासक था, उसी से छूना छीन लिया था दो 1510 में, यूसुफ आदिल शाह, है ना। अब है कि बहमनी वंश जब कली उल्मा था, ये बहमनी वंश, विजयनगर और बहमनी हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। तो बहमनी वंश जब अपने कमजोर स्थिति में आता है, जब अंतिम शासक कलीमुल्ला होता है बहमनी वंश का, तो उसका साम्राज्य 5 भागों में बढ़ जाता है। उस 5 भागों में एक भाग जो था गोलकुंडा, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गोलकुंडा। ठीक ना। तो ये गोलकुंडा के जो संस्थापक थे, गोलकुंडा के संस्थापक, ये कलर मजा नहीं आ रहा है, चलिए। गोलकुंडा के संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। ये कब का काल है? ये 1512 का।
बात क्वेश्चन कब के पूछा जा रहा है 1632 का, तो ये ध्यान रखिए कि जो सुनहरा फरमान दिया जिसका व्यापक प्रभाव जो है क्षेत्र विस्तार के पर पड़ा, अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति को अनुसरण करने में, औपनिवेशिक नीति को अनुसरण करने में जिस फरमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसको सुनहरा फरमान करते हैं अंग्रेजों के लिए, ये कितने मतलब एक सांकेतिक मुद्रा में 500 पैगोडा वार्षिक कर के दर पे, एकदम सांकेतिक राशि के नाम पे उसको दे दिया था। गोलकुंडा जैसे महत्वपूर्ण राज्य में संपूर्ण बंदरगाहों पे विशेष छूट, स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का ये परमिट मिल गया था। तो वो कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ध्यान में गोलकुंडा राज के संस्थापक रहे हैं। कब हुआ? 1512 ईस्वी में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना आसान होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अंग्रेजों ने सूतानती, कालीकट एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? ये भी हम लोग चर्चा कल कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से चर्चा करेंगे। तो इसमें 2-3 बिंदु है। पहले तो इसको जान जाइए, अजीमुन्ना शाह है, अजीमुन्ना शाह है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, तब फिर बात करते हैं कि 1698-99 में बंगाल के सूबेदार थे। 1698-99, 1698-99 के काल में, यहाँ लिख देते हैं 1600। अजीमुन्ना शाह कहाँ था? बंगाल का सूबेदार। बंगाल का क्या है? सूबेदार। 1698-99 में ये बंगाल का सूबेदार है और 1200 रुपया लेता है। 1200 रुपया के लिए इन इन तीनों जो क्षेत्र है, सूता नदी, कालीकट और गोविंदपुर, सूता नदी, कालीकट, गोविंदपुर क्षेत्र में तीनों गांव की जमींदारी के लिए कितना सांकेतिक राशि लेता है? 1200 रुपया। 1200 रुपया में ये गांव दे देता है, खरीद जमींदारी दे देता है, यानी उसको खरीद बेच देता है 1200 रुपया में। कौन? अजीमुन्ना शाह बंगाल का सूबेदार था। घटना कब का? 1798-99 में। सूता नदी, काली काटा और गोविंदपुर ही मिलके, जॉब चरनाक ने इसको मिलके कलकत्ता नाम रखा था, जो कालीकता का अंग्रेजीकरण था। इसलिए उसको संस्थापक भी मान लेता है कई पुस्तकों में। हालांकि बोर्ड में इस पर क्लेम भी किया गया, लेकिन जॉब चरनाक ही आंसर मारिएगा। ठीक है, कलकत्ता के संस्थापक के तौर पे। किसके द्वारा जारी अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा? मैग्ना कार्टा पहले क्या होता है? कोई भी ऐसा फरमान या ऐसा परमिट, क्योंकि उस समय मुस्लिम शासक था, शरीयत से शासन चलता था ऑलमोस्ट, तो उसमें फरमान शब्द का प्रयोग किया गया है बंगाल में मुसलमानों के द्वारा। तो फरमान मतलब परमिट है। तो किसी भी ऐसा परमिट जिससे व्यापार में आमूलचूल परिवर्तन हो, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है ना? आमूलचूल परिवर्तन मतलब व्यापक परिवर्तन, जो बहुत साधारण लाभ ना दे, बहुत बड़ा लाभ दे, व्यापक रूप से लाभ पहुंचाए। किसको? ब्रिटिश व्यापार को। तो उसको हम लोग कहते हैं। तो ये कौन दिया था? ये दिया था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर है, हाँ, फर्रुखशियर द्वारा जारी। तो इसमें मैग्ना कार्टा कौन कहा था? ओम्स महोदय इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ओम्स एक इतिहासकार थे। ये जो फर्रुखशियर के द्वारा जो बंगाल में ब्रिटिश व्यापार के लिए जो दिया गया था, इसको ओम्स महोदय ने ये किया था। हुआ था क्या कि 1717 ईस्वी में क्यों दे दिया गया था ये? 1717 ईस्वी में फारूकशियर की तबीयत खराब हो जाता है, हेल्थ इश्यू जाता है। इसका इलाज वहाँ के एक डॉक्टर करते हैं, उनका नाम है हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन। हैमिल्टन का थर्मस भी आता है। ठीक है। तो विलियम हैमिल्टन के द्वारा फारूकशियर का इलाज करवाया जाता है। इसी से खुश होकर के 3,000 रुपया शुल्क लेता है। 3,000, देखिए 3,000, 1,200, 3,000 शुल्क लेकर के, कौन लेता है 3,000 शुल्क? फर्रुखशियर। और ये शुल्क लेकर के निशुल्क व्यापार करने की छूट देती है।
और दूसरी बात है कि दो चीज देता है, एक तो निशुल्क व्यापार की छूट देता है इसके माध्यम से, मैग्ना कार्टा के माध्यम से निशुल्क व्यापार, और दूसरा जो पॉइंट है वो देता है कि बंबई के जो टकसाल में मुद्रा बनता है, बंबई में कंपनी द्वारा जो ढाला गया मुद्रा है, निर्मित मुद्रा, कहाँ तक चलेगा मुद्रा? संपूर्ण मुगल साम्राज्य में, है ना? तो दो चीज है कि 3,000 में फरमान देता है, ये इससे निःशुल्क व्यापार की छूट मिलता है, इससे साथ साथ बंबई में कंपनी द्वारा जो ढाला गया मुद्रा है उसको संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, आप लोग लिखते रहिएगा। अब है कि बंगाल, इसीलिए ओम्स महोदय इतिहासकार हैं, जिसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ओम्स महोदय की विलियम हैमिल्टन इलाज करता है, इसी से खुश हो जाता है। भारतीयों का तो बात होता है छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना और छोटी छोटी बातों में ना खुश हो जाना, दूरदर्शिता का अभाव है यहाँ पे। ठीक है, अब ये बंगाल में कंपनी के बारे में किसने कहा था कि यह कुत्सित है, नीच है, झगड़ालू है, बेईमान है? तो कौन कहा था? शाइस्ता खां कहा था। इसका स्टेटमेंट को आप लोग याद कर लीजिए कि बंगाल में अंग्रेजों के बारे में शाइस्ता खां ने कहा था कि यह कुत्सित है, नीच है, बेईमान है, झगड़ालू है, व्यापारियों की कंपनी है। ठीक है, वहां के अब सुमेलित कर लिए। कल भी इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली चर्चा हुआ था। वो चर्चा का आधार ये था कि जानेंगे कि फोर्ट विलियम की स्थापना किया था कौन, फोर्ट सेंट जॉर्ज की कौन किया था या कहाँ हुआ था। तो फोर्ट विलियम कहाँ है? बंगाल में, कलकत्ता में, है ना? फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापना हुआ था। दूसरा है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज पुलिकट या मद्रास, मद्रास ज्यादा मिलेगा ऑप्शन में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोर्ट ग्लॉस्टर जो है चिंसूरा में, ये भी बंगाल में, और लुई फोर्स पांडिचेरी में। तो फोर्ट विलियम जो किया गया था, फोर्ट विलियम का स्थापना बंगाल में किया गया था। इसका जो प्रथम गवर्नर था सर चार्ल्स आयर था, सर चार्ल्स आयर, प्रथम गवर्नर फोर्ट विलियम का। कब था? 1700 में। ठीक है, फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ठीक है ना? उसके बाद है पांडिचेरी में, कौन सा है? फोर्ट लुई। तो फोर्ट लुई का निर्माण कौन किया था? फ्रैंको मार्टिन। कहाँ लिखे? यहाँ लिख दें, फ्रैंको मार्टिन। ग्लॉस्टर को मार्टिन, कहीं जगह गुस्ताबुल किला भी बोलते हैं, गुस्ताबुल या ग्लॉटर चिंसूरा में डचों द्वारा निर्माण किया गया था, डचों के द्वारा। तो देखिए, फोर्ट विलियम अंग्रेज के द्वारा, कहाँ? कलकत्ता में। प्रथम गवर्नर कौन था? सर चार्ल्स आयर। फिर फोर्ट ग्लॉस्टर, जिसको गुस्ताबुल कहते हैं, किसके द्वारा निर्माण किया गया था? डचों के द्वारा, कहाँ? चिंसूरा बंगाल में। फोर्ट लुई जो है, फोर्ट लुई पांडिचेरी में, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी में। ठीक है, ये हो गया। अब एक बी है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जगह निकाल के बनाने का, कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये मद्रास में है। यहाँ का जो
फ्रांसीसी डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रनगर के राजा को मद्रास में पट्टा पे लिया था। मद्रास को पट्टा में कौन लिया था? फ्रांसिस डे। किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से, जहां बाद में एक कोठी का निर्माण किया गया। यही कोठी बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाया। तो चंद्रनगर के राजा, चंद्रनगर के राजा से फ्रांसिस डे, बदल लेता हूँ, कलर ही बदल लेता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो। फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया था। और यहाँ क्या एक कोठी का निर्माण किया गया था। यही कोठी बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाया। ठीक है, तो थोड़ा सा उलझाऊ हो गया, लेकिन देख लेते हैं। एक ए वाला यहाँ देख लेना है, बी को यहाँ देखना है, सी को यहाँ देखना है, और डी को यहाँ देखना है। अब मिला लीजिए, मिला हुआ है 1 2 3 4 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बेलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी के विकास किसके रूप में किया? तो पांडिचेरी के रूप में किया था। इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसमें कई क्वेश्चन है जो छिपा हुआ है। तो बलिकोंडापुरम कहाँ है? फ्रांसिस मार्टिन ने लिया था सिकंदर से, है ना। पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव बसाया था। यही बाद में पुडुचेरी पांडिचेरी के रूप में विकसित हुआ है। डचों ने, हालांकि पांडिचेरी जब हुआ था, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया था, 1698 ईस्वी में, यहाँ ईयर नहीं लिखा है लेकिन 1698 ईस्वी में डच जो है इसको पांडिचेरी को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, और यही डच जो है रिजविक के संधि जब होता है, रिजविक की संधि के तहत पुनः पांडिचेरी किसे किसके अधीन आ जाता है? फ्रांसीसियों के अधीन आ जाता है। एक चीज और है कि फ्रांसिस जो मार्टिन है, इसके बारे में भी दूसरा पॉइंट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि एक तो रिजविक के संधि पांडिचेरी के रूप में विकास होता है, डच इस पर आक्रमण कर लेता है, लेकिन बाद में 1498 ईस्वी में रिजविक के संधि होता है, और इस संधि के द्वारा पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसी के मिल जाता है। फ्रांसिस मार्टिन जो है इसको क्या बोला जाता है? फ्रांसीसी वस्तुओं का वास्तविक संस्थापक। फ्रांसीसी वस्तियों फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक। कौन है वास्तविक संस्थापक? फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाइस्ता खां है? शाइस्ता खां। फ्रांसीसियों को जो चंद्रनगर की बस्ती है 1690 92 में 1690 92 में चंद्रनगर की स्थापना किया गया था शाइस्ता खां द्वारा, और यही चंद्रनगर की स्थापना भी किया गया था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। ठीक है, तो भेंट कर दिया था फ्रांसीसियों को।
डुप्ले के संबंध में क्या सही है, देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन देखे थे सही नहीं है, अगला देख रहे हैं सही है। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखेंगे, टेक्निकल शब्द है और इसके लगातार अभ्यास से, एमसीक्यू से, पीवाईक्यू से सोल्व करने से ये सब सोल्व होते रहेगा। ठीक है। अभी डुप्ले के संबंध में क्या सही है, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, मान लेते हैं, सही भी है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीयों को खर्च पर नियुक्ति करवाया था। ये सही, इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, इसकी भी चर्चा पहले कर चुके हैं। उसने पहली बार वे हथियार प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। बिल्कुल सही, इसका उपयोग सही। यही सब क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ने से बेनिफिट होता है। हालांकि इसका हम लोग काफी छिपा छिपा के चर्चा करते रहे हैं, तो वहां से भी हो जाएगा, लेकिन एक बुक पढ़ने का एक अलग नजरिया। हम लोग बाद में बुक का भी सीरीज शुरू करेंगे। अभी वर्तमान में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप पे ही ज्यादा फोकस है, कारण कि सर पे ही अभी मुश्किल से 70 दिन बचे हैं, 2 महीना ही मूलतः समय बचा है, फ्री होना है। तो हमें उस तरह से ही काम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। फिर है कि पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो पांडिचेरी के बनने के पहले कहाँ के था। 1731 ईस्वी में डुप्ले के होता है चंद्रनगर में। ठीक है। 1742 में बनता है डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसीसी गवर्नर मद्रास का। गवर्नर के रूप में नियुक्त होता है। तो पांडिचेरी के बनने के पहले, पांडिचेरी के गवर्नर बनने के पहले कहाँ के था, चंद्रनगर का था। 1542 में पांडिचेरी का गवर्नर बनता है, सीधी सी बात है। और जब ये गवर्नर बनता है 42 में डुप्ले, तो क्या होता है कि आमूलचूल परिवर्तन होता है, साम्राज्यवादी नीतियों का बल मिलता है डुप्ले के द्वारा। और इसी के परिणाम होता है क्या, मद्रास क्षेत्र जीत लेता है। कौन सा युद्ध यूरोपीय अंगल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था, कल भी इसका चर्चा हम लोग किए हैं। तो देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन से युद्ध से था। उत्तराधिकार की युद्ध 1740 ईस्वी में, जो फ्रांस यूरोपीय कंट्री में जो होता है उत्तराधिकार की लड़ाई, उसी की परिणति थी, है ना। दूसरा जो है वो कारण नहीं है। कारण कि दूसरा में है कि कर्नाटक के नवाबी पद के रूप में संघर्ष होता है, हम अभी चर्चा किए ही। तो यही नहीं था, यही आंसर होगा। तृतीय में कौन था, तृतीय का कारण क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में होने वाला। ये यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध इसका कारण था। पहला का ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। पता नहीं क्या हो रहा है। 1740 के। दूसरा जो था, ये था कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर के। कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर। तो कौन नहीं था, द्वितीय नहीं था, यही आंसर हो जाएगा बी। आंसर कौन है, बी। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी वस्तुओं का अधिकार भारत सरकार को सौंपा। ये फैक्चुअल है, इसको याद कर लीजिए। 1954 कि भारत सरकार, जब भारत देश आजाद होता है कब, 1947 में। गणतंत्र होता है कब,
1950 में, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अपनी बस्तियां, फ्रांसीसी बस्तियां जो है भारत को नहीं सुपुर्द किया था। तो पूर्ण रूप से जो सौंप दिया था वो 1954 में। यहाँ ध्यान देने बात है, यहाँ फ्रांस की सरकार, जबकि सबसे लास्ट में कौन आया था? 1761 में गया कौन था? पुर्तगाली। कंफ्यूजन नहीं रखना है। और 1754 में कौन? फ्रांसीसी। पूछा कौन है क्वेश्चन में? फ्रांसीसियों ने। पुर्तगालियों के बारे में हम लोग पहले चर्चा किए, सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया। गोवा दमन द्वीप इसका क्षेत्र रहा था। और ये कहाँ था? फ्रांसीसी बस्ती, भारत में। ठीक है। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ये कौन था? मैकाले किसके बारे में नोटिस करवाता है? मैकाले कौन था? कल इसकी चर्चा भी हुआ है। राजनीतिज्ञ है, इतिहासकार है, पांडुलिपि, इंडियन पिनल कोड का पांडुलिपि तैयार किया है, प्राचीन का, है ना। इसके अतिरिक्त इंग्लिश का, भारत में इंग्लिश का जन्मदाता, पिता जन्मदाता है। इसने डुप्ले के बारे में ये बात रखा था कि यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। पहली बार डुप्ले के ही दिमाग में आया था, है ना। जब 42 में ये अपना गवर्नर बनता पांडिचेरी का, तो उसके बाद ये डुप्ले क्या करता है? साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता है। ये क्वेश्चन आप लोग पर छोड़ देते हैं कि निम्नलिखित भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया, तो कब कौन किया? सबसे पहले पुर्तगाली किया। 1 नंबर, पहले 4 आंसर दे देते हैं आप लोग। इसका ईयर याद कर लीजिएगा, पहले दिया हुआ है। ये है 1503 में अपनी कंपनी स्थापित किया। फ्रांसीसी 1668 में किया भारत में। डच जो है 1602 में किया। अंग्रेज जो है 1613 में किया। तो 4 4 2 1 3, 4 2 1 3। ठीक है। 17, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। अब हम लोग समाप्ति की ओर चल रहे हैं। अपने इस चैनल में दूसरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका, दूसरा वीडियो चल रहा है जो आधुनिक भारत का इतिहास के यूरोपियों का आगमन है। अब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि यूरोपियों का आगमन चैप्टर से जितने भी संबंधित प्रश्न आए होंगे या भविष्य में आएंगे, वो इसमें कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन है। आप ये दोनों वीडियो को सोल्व करते हैं, दोनों वीडियो को अच्छे से देखते हैं, उसका मनन करते हैं, उस पर नोट्स बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में आने वाले क्वेश्चन इससे बाहर भी होंगे। और इससे जो छूटेगा, जब हम लोग ने बुक सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी सोल्व हो जाएगा और आप लोग को समझने में भी आसान हो जाएगा। अभी ये 72वीं को हम लोग विशेष ध्यान रखते हुए अभी अपनी योजना बनाए हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अपना चैनल का नाम है संकल्प द रेजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन। इस इस चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाद में अंतिम में इसका क्यूआर कोड भी मिला रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेवार थे, या क्या कारण था कि दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियां सफल हुए? ठीक है। दक्षिण में मुगल उतनी ताकत में नहीं थे जितने उत्तर में। स्वाभाविक सी बात है, केंद्र दिल्ली है। आज की तरह, वर्तमान की तरह उसको कनेक्टिविटी का साधन नहीं रहा है उस समय, तो दूर है। तब तो बहमनी, विजयनगर बार बार स्वतंत्र होने का रहा है। ठीक है, तो पहला तो सही है। विजयनगर राज 16वीं शताब्दी के अंत में उजाड़ फेंका गया था। जो शक्तिशाली राज था वो भी कमजोरी स्थिति में आ गया था। बिल्कुल सही। दक्षिण में अनेक छोटे छोटे कमजोर राज था, ये भी बिल्कुल सही। और इसका आंसर होगा तीनों सही। तीनों विकल्प में, हाँ, ए, तीनों सही इसका आंसर है। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान, अभी हम लोग पहले कंपनी पूछे, कोठा पूछे, कोठे पूछे, फैक्ट्री पूछे, अधिवास का स्थान रहे, तो ये मद्रास में कौन है?
हम लोग ने मद्रास जैसे ही देखेंगे ध्यान में आ जाए कौन, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये फोर्ट विलियम कहाँ था, पीछे हम लोग चर्चा इसका कर चुके हैं, आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। धन्यवाद। आज के इस दूसरे जो वीडियो है यूरोपीय के आगमन से लेकर के, इस तरह से उसका समापन हो गया और यूरोपीय के आगमन के लगभग प्रश्न जो बनाए जा सकते हैं उसका हम लोगों ने व्याख्यात्मक रूप से सोल्व करने का प्रयास किया है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ प्राप्त करें और मुझे भी खुशी प्रदान करें। ठीक है, यहाँ पे एक दो क्यूआर कोड दिया गया है। एक क्यूआर कोड है जो अपने सबसे दाएं तरफ है या बाएं तरफ मान लीजिए, जो दिख रहा है यूट्यूब पर, यूट्यूब को स्कैन करके चैनल जुड़ने के लिए। दूसरा जो है इस कंटेंट को मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।